बाबा आप लोग गांजा क्यों पीते हैं? गांजा तो स्वास्थ्य के लिए काफी यानी गांजा हानिकारक है। इसलिए ये पीते हैं, हम लोग ने अपने कामदेव को एक जलाते हैं। कामदेव को जलाते हैं, गांजा से जल जाता है। जी। अच्छा, काम वासना को शांत करने के लिए, जैसे आपने सुना कि नागा लोग गांजा बहुत पीते हैं, चिलम बहुत लगाते हैं और कहते हैं कि इससे ध्यान लगता है और इससे काम वासना शांत होती है। ये बात सही है। इन तत्वों से मिल के गांजा बनता है और जिसमें THC है, ये सबसे क्रूशल होता है। यही वो तत्व है जिसकी बात नागा लोग करते हैं। मतलब कि THC एक ऐसा पदार्थ है जो दिमाग के अंदर चीज़ों को मिमिक करता है। मतलब कि दिमाग के अंदर ऐसी चीज़ों को पैदा करता है जो होती ही नहीं है। तो उससे एक इल्यूशन बनता है कि आप बहुत सुखी हैं, आपको उस सुख की अनुभूति होती है जो हकीकत में वो सुख होता ही नहीं है। यानी THC तंत्रिकाओं के बीच में जो सूचना का आदान प्रदान है उसको डिस्टर्ब कर देता है। उसकी वजह से जो चीज़ें नहीं हैं वो लगने लगती हैं, या ऐसे सुख की अनुभूति होने लगती है जो मौजूद ही नहीं है। या फिर आप अगर दुखी हैं तो आपका दुखी वाला जो वाइब्रेशन चल रही है उसको ब्रेक कर देता है और आपको दुख की अनुभूति नहीं होती है। मोस्टली अनुभूति ना होना ही सुख की अनुभूति है। इस वजह से गांजा जो लोग पीते हैं वो बड़े मस्त रहते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों की अनुभूति नहीं होती है। लेकिन आप लोग कहेंगे तो बड़ी अच्छी चीज़ है, सब लोग गांजा पिए, फिर प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम उसमें यह है बाबू कि THC जो सूचनाओं को रोकता है उसमें यह भी रोक देता है कि कब आपको भूख लगी, उसमें यह भी रोक देता है कि किस तंत्रिका का विकास कैसे होना है। तो मानव शरीर में खाने से रक्त निर्माण के अलावा जो सबसे जरूरी चीज बनती है वो होता है वीर्य। तो THC की वजह से वीर्य का प्रोडक्शन कम हो जाता है। जो नागा लोग कह रहे हैं कि उससे काम वासना शांत हो जाती है, ये बात वो सही कह रहे हैं, क्योंकि टेस्टिकल्स को सूचना नहीं मिलती है कि वो नए वीर्य का उत्पादन करें। ये एक मेन कारण है जिससे कि नागा लोग समझते हैं कि इससे काम वासना शांत होती है, कामदेव पे नियंत्रण होता है। अब उसको आप देव नाम दें या दानो नाम दें, वो आपके हाथ में है। हाँ, ये नियंत्रण होता है क्योंकि आप उसका प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं। एक और बहुत मज़ेदार चीज़ यहाँ पे मैंने एक अपने अंग्रेज डॉक्टर दोस्त को बताया, तो उन्होंने कहा कि अब वो अलग बात है कि आपके यहाँ वो भोले बाबा का आशीर्वाद हो या चाहे जैसा भी हो, 1830 तक यूरोप में नसबंदी की दवा गांजा ही थी। मतलब कि एक 45 वर्ष के बाद से लोग गांजा की टैबलेट खाना शुरू कर देते थे। उसको खाने से उनकी बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो जाती थी। ये एक तरीके का गर्भ निरोधक था उस समय। यहाँ पर गांजे की गोलियां 1830 तक गर्भ निरोधक की तरह इस्तेमाल की गई थी। तो गांजा यहाँ भी है, मैरिजुआना या फिर वीट के नाम से। अच्छा बाबा, पेशवाई उर्दू फारसी पता नहीं क्या है। पेशवाई हम लोगों का एक ऐसे है कि भगवान जो हमारा देवता जब निकलता है जी, जब हम लोग देवताओं को स्नान कराते हैं, स्थापित करते हैं, तो हम लोग नागा सन्यासियों की पेशवाई निकलती है, ये गाजे बाजे के साथ में, फिर हम लोग अपने देवताओं को स्थापित करते हैं। पेशवाई, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में जाके बता देता हूँ क्या इतिहास कहता है। पेशवाई का सही नाम है प्रवेशाई, जो कि समय के हिसाब से पेशवाई होगी। सैकड़ों सालों से ये मुगलों और तुर्कों से होता हुआ, अंग्रेजी से होता हुआ, आज अरबी के शब्द में पेशवाई के तौर पर पेश किया जाता है। इसका सही नाम है प्रवेशाई। प्रवेशाई का अर्थ है कि जब पर्दा खुलता है, माने कि जब पहली बार नागा और साधु लोग अपीयर होते हैं स्नान के लिए, जो शुरुआत होती है उसे पेशवाई कहते हैं। कि जब साधु संत नागा लोग स्नान के लिए कुंभ में प्रवेश करते हैं, उस समय का जो दृश्य होता है उसे पेशवाई कहते हैं या प्रवेशाई कहते हैं। योगी जी सुन रहे हो तो शायद उसको बदल पाएं तो बदल दें। इस समय पेशवाई ही कहा जाता है। अब जब बात तथ्यों पे हो ही रही है तो कुछ और तथ्यों की बात कर लेते हैं। कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। इतना बड़ा मेला दुनिया में और कहीं नहीं लगता है। कुंभ की शुरुआत 14 जनवरी को हो चुकी है और जो कि 4 मार्च तक चलेगा
और उसमें पुराने रिकॉर्डों के अनुसार लगभग 13 करोड़ लोग शामिल होंगे, यानी कि लगभग हर 6वां भारतीय कुंभ में रहेगा। कुंभ का वैश्विक रूप भी है। आसान भाषा में अगर कहें तो कुंभ वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, यानी कि कुंभ की वैश्विक रूप से मान्यता है। बाबा ये तो अर्ध कुंभ है, इसे कुंभ क्यों कहा जा रहा है? ये नहीं कुंभ इसलिए हमारे का ना भाई के माननीय और तो योगी जी ने यहाँ पर एक सभी देशों के मंत्री वगैरह जी। और ये इतना भव्य कुंभ बनाया है हमारे और तो योगी जी ने जी। और जो भैया एक संतों के लिए, हर भक्त के लिए ये बड़ी सुविधाएं दी है। अच्छा, कायदे से ये कुंभ अर्ध कुंभ है। बाकी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, नाम बदलने का उन्हें बहुत ज्ञान है, तो उन्होंने इस अर्ध कुंभ का नाम बदल के कुंभ कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं, ये उनका अपना मानना है कि हिंदू धर्म में कोई चीज़ अर्ध नहीं होती, हर चीज़ पूर्ण होती है। अब वो अलग बात है कि अर्धनारीश्वर और जो तमाम चीज़ें हैं वो आप समझें, लेकिन मुख्यमंत्री के हिसाब से हिंदू धर्म में कोई चीज़ अर्ध नहीं होती है, इसलिए उन्होंने उसका नाम बदल के कुंभ कर दिया है। तो इस पूरे एपिसोड में हम वही कहेंगे जो भारत सरकार कहती है, यानी कि कुंभ। कई संतों ने इसका विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि हजारों साल से चली आई परंपरा का नाम बदल दिया गया, लेकिन जो है सो है। सरकारी तौर पे ये अर्ध कुंभ के तौर पर है और ये पहली बार हुआ है इतिहास में। अर्ध कुंभ का नाम इतिहास में आता है, अगर हेमशांग की किताब में पढ़ें तो राजा हर्षवर्धन ने अर्ध कुंभ में ही आके अपने सारा राजपाट सब कुछ दान कर दिया था और साधु बन गए थे। तो वो पहला डॉक्यूमेंटेशन है। ये लगभग 1800 साल पुरानी किताब है जिसमें अर्ध कुंभ का वर्णन किया गया है। अब ये कुंभ और अर्धकुंभ की बातें हो रही हैं, तो ये भी जान लेते हैं कि ये कब से हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, उसकी कहानी क्या है। हालांकि पता तो होगी ही आप लोगों की कहानी, लेकिन थोड़ा सा जल्दी में दोहरा लेते हैं। अब पौराणिक बातों को माने तो समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, विष निकला, देवता अमृत लेके कट लिए और असुर उनके पीछे पीछे दौड़े और 4 स्थानों पे वो अमृत की बूंदें गिरी। उन्हीं 4 स्थानों पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। ये 4 जगह थी, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। वहाँ नदियों में ये बूंदें गिरी, सूखे में नहीं गिरी, और वहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। नक्षत्रों के हिसाब से इसकी तारीख तय की जाती है, इसीलिए हर बार कुंभ की तारीखें आगे पीछे हो सकती हैं। एक शहर के कुंभ से दूसरे शहर के कुंभ का कोई लेना देना नहीं होता है। ये सारे कुंभ अलग अलग गणित के हिसाब से आयोजित किए जाते हैं और उनका अलग अलग महत्व है श्रद्धा के अनुसार। बाकी आप समझें, अमूमन हर 12 साल में इन जगहों पे पूर्ण कुंभ होता है और हर 6 साल में जिन मेलों का आयोजन किया जाता है उसे अर्ध कुंभ कहते हैं। तो ये अब की बार इलाहाबाद प्रयागराज का जो कुंभ है ये अर्ध कुंभ है। भारतीय पुरातत्व विभाग की जानकारी ये कहती है कि नासिक और उज्जैन में अर्ध कुंभ नहीं होता है। अर्ध कुंभ केवल प्रयाग यानी इलाहाबाद और हरिद्वार में ही होता है। क्यों नहीं होता है ये इस समय मुझे नहीं पता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं खोज के फिर बताऊंगा आपको। सबसे महत्वपूर्ण कुंभ इलाहाबाद यानी प्रयागराज का माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे संगम है गंगा, यमुना और सरस्वती का। सरस्वती जो कि लुप्त हो गई है, इस संगम की वजह से यहाँ का कुंभ सबसे ज्यादा मान्यताओं में ऊपर माना जाता है। उसके बाद नंबर आता है हरिद्वार का और सो फार। इस कुंभ के आयोजन में यानी कि जो ये कुंभ अभी चल रहा है, इसमें जो 6 दिन हैं इनका सबसे ज्यादा महत्व है। यानी 50 दिन में 6 दिन इनका सबसे ज्यादा महत्व है। ऐसे दिन जहां पे सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। पहली तारीख है 15 जनवरी, मकर संक्रांति की तारीख। दूसरी तारीख है 21 जनवरी, पौष पूर्णिमा, देहाती भाषा में पूस की पूर्णिमा भी कहते हैं उसको। तीसरी महत्वपूर्ण तारीख है 4 फरवरी, मौनी अमावस्या। आप लोगों ने सुना होगा, मनाई भी होगी आप लोगों ने। इस दिन सबसे ज्यादा लोग संगम पे स्नान करते हैं और संगम पे आने वालों की संख्या करोड़ों में होती है इस दिन। भारतीय पुरातत्व विभाग के हिसाब से 2012 का ये डाटा है, ये संख्या लगभग 3 करोड़ थी। उस दिन एक दिन की संख्या 3 करोड़ थी। कैसे गिनी गई थी ये मुझे नहीं पता है। ये तारीख लिखी हुई है कि 3 करोड़ लोगों ने उस दिन स्नान किया था। अगली तारीख आती है 10 फरवरी की, महत्वपूर्ण स्नान बसंत पंचमी की। 5वां है 19 फरवरी, उसे माघी पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा जो अपने भोजपुरी या अवधी की भाषा में कहते हैं। और 6वां और आखिरी स्नान 4 मार्च, महाशिवरात्रि, और उसी दिन कुंभ की समाप्ति भी होगी।
ये जो तारीखें हैं सबसे महत्वपूर्ण तारीखें हैं और इसी दिन सबसे ज़्यादा लोग स्नान करते हैं। बाकी तो दुनिया का सबसे बड़ा मेला तो है ही है। इन सब में सबसे ज़्यादा फोकस यूट्यूबर्स लोगों का सबका फोकस होता है शाही स्नान पे। ये शाही स्नान है क्या एक्चुअली? शाही तो अरबी का शब्द है, शाही से नागा से क्या मतलब है? जी, और तो एक सवाल और है, जैसे अभी कुंभ चल रहा है और इसमें अभी बसंत पंचमी था, अभी पिछला नहान, तो इसमें शाही स्नान भी हुआ था। तो आप बाबा, ये जो शाही शब्द प्रयोग हुआ है वो उर्दू में है, तो इससे इसका क्या कनेक्शन है? अगर आपको कुछ पता हो तो बताइए इसके बारे में। शाही तो उर्दू ही नहीं, हिंदी भी है, शाही बोलते हैं। शाही मतलब हुआ राजाशाही जैसे, हाँ। तो शाही एक भव्यता का नाम है, ठीक है। और वही हमारे भव्य स्नान होते हैं, शाही स्नान होते हैं, वो हमारे नागा साधु करते हैं। नागा साधु और अखाड़े सब, महामंडलेश्वर सब जाते हैं ये शाही स्नान। तो दरअसल आम जन स्नान करें उससे पहले साधु संतों का स्नान होता है और बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। उस दिन साधु संत लोग अपना अपना बल पावर दिखाते हैं। उसे पहले राजयोग स्नान कहा जाता था, लेकिन जब मुस्लिम कल्चर भारत में आया और अकबर ने एक विशेष घाट बनाया इलाहाबाद में, उसके बाद से इसे शाही स्नान कहा जाने लगा। तो वहाँ से ये शब्द शाही आया है कि राजयोग स्नान, राजाओं की तरह का स्नान, जो शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं वो बहुत रंग बिरंगी और बिल्कुल राजाओं के हिसाब से, जैसे राजा लोग आया करते थे पहले। तो इस वजह से राजयोग स्नान को बदल के धीरे धीरे शाही स्नान कर दिया गया, क्योंकि ये शाही जो सिस्टम था ये लगभग 700 साल भारत में रहा और इसकी वजह से ये जो पुराना नाम था राजयोग, ये पलट के शाही हो गया। तो ये जवाब था कि शाही अरबी का शब्द है और ये नागाओं के बीच में क्या कर रहा है, ये समय कर रहा है, ये कोई और नहीं लाया है, क्योंकि भाषा जो होती है वो समय के हिसाब से चलती है। जैसे आज आप लोग अंग्रेजी और हिंदी मिक्स करके चल रहे हैं, उस तरह कभी अरबी और फारसी मिक्स करके चलता था, वहाँ से ये शब्द आया है। सही नाम ये है राजयोग स्नान। 15 जनवरी, 4 फरवरी और 10 फरवरी के जो स्नान हैं वो शाही स्नान की कैटेगरी में आते हैं। अब अखाड़ों का जिक्र आया। क्या होते हैं अखाड़े? एक्चुअली हजारों साल पहले साधुओं ने भी अपनी सेनाएं बनाई थी जो बाहर से आक्रमणकारी थे उनको रोकने के लिए। तो उन सेनाओं का जो ग्रुप था उसे अखाड़ा नाम दिया गया था। उन अखाड़ों का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे मुजबानी नहीं याद है और पढ़ के बताना मेरी फितरत में है नहीं, तो आप पढ़ लें। ये वो अखाड़े हैं। इसमें एक नया अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा। खबरें ऐसी भी आई हैं कि जो अब जूना अखाड़ा में मिल गया है। ये बात सही है गलत ये नहीं पता, मैं इसकी पुष्टि भी नहीं करता हूँ। ये जो आप नागा बाबाओं के करतब देखते हैं, तलवार, त्रिशूल, हाथी, घोड़े दिखते हैं, ये सब तभी का असर है जो आक्रांताओं से बचने के लिए शुरू में 4 दिशाओं के 4 अखाड़े थे जो बाद में बढ़ते चले गए और इस समय 13 अखाड़ों की मान्यता है। एक नया अखाड़ा भी आया है किन्नर अखाड़ा, जो अब सुनने में आया है कि वो जूना अखाड़े में मर्ज हो रहा है। तो या तो वो 14 होंगे या फिर वो वापस 13 में ही चले जाएंगे। कुंभ को भव्य बनाने के लिए सरकारें भी बहुत काम करती हैं। सरकार ने भी 800 नई ट्रेनें चलाई हैं, 22 अस्पताल कुंभ मेले में। ये सब मैं जो बता रहा हूँ ये सरकार के उपलब्ध कराए हुए डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ। जमीन पे हैं या नहीं मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, मैं इसके लिए पूछता हूँ शुभम जी से या फिर दुबे जी से। अगर आप लोग जाएं और जमीन पे चेक करें कि बात सही है कि नहीं। लेकिन सरकार दावा करती है कि उन्होंने 800 नई ट्रेनें चलाई हैं, 42 अस्पताल हैं जिसमें कि 22 ICU बेड भी साथ में लगाए हैं और एक साथ 480 लोगों के ऑपरेशन वहां पे हो सकते हैं। सरकार ने एक रेल कुंभ सेवा की एक ऐप भी लॉन्च की है जिसके अंदर सारी डिटेल हैं। ये ऐप मैंने चेक किया है, मैंने 1-2 नंबरों पे फ़ोन किया है लेकिन फ़ोन कोई उठाता नहीं है। ऐप है, लेकिन अगर जानकारी इंटरेस्टिंग लगी हो तो भावनाओं में जाने से पहले एक ये कर दें, और ना लगी हो तो पूछ ले क्या करना है। और एक दिन रह गया है, कल 15 फरवरी रात 8 बजे लाइव आईफोन की लॉटरी निकाली जाएगी। वो सभी लोग जिन ने सब्सक्राइब कर दिया है उन सबके नाम वहाँ पे आ गए हैं। हम हैं जिन्होंने अभी नहीं किया है, एक दिन रह गया है, सब्सक्राइब कर दिए। और कल हम लोग लगभग 7:30 बजे अपना लास्ट प्रिंट आउट निकाल लेंगे। उस समय तक जितने भी नाम आ जाएंगे वो सारे नाम आईफोन के गिव अवे में मौजूद रहेंगे।
तो कल मिलते हैं रात 8 बजे लाइव, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी इंटरेस्टिंग लगी होगी। और हाँ, एक बात और, बहुत सारे लोगों ने मेल और कमेंट्स में लिखा है कि मैं उनको जो घटनाएं हैं, हिंदुस्तान की बड़ी घटनाएं, बड़ी कहानियां जो हैं, उनको मैं लाइव आके सुनाऊं। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर शनिवार रात 9 बजे लाइव आके कोई एक कहानी आपको सुनाऊंगा जो बड़ी घटनाएं हैं, और कोशिश मैं ये करूंगा कि वो घटनाएं सुनाऊं कि जिन घटनाओं में मैं सीधे जुड़ा हूं या उनसे जुड़े हुए लोगों को मैं सीधे जानता हूं। तो मैं आपको कहानी का वो पॉइंट ऑफ व्यू शायद बता पाऊं जो आम तौर पे बाहर नहीं निकले या तथ्यों के हिसाब से नहीं निकला है। अब ऐतिहासिक कहानियों में तो जो मेरी उम्र से पुराने होंगे तो वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कहानियां, जैसे मैं एक जल्दी में कहानी लाऊंगा कि भंवरी देवी की जो हत्या हुई, तो हत्या होते समय कहाँ पर और कैसे हुई थी। जैसे उनकी हत्या जीप में बैठे बैठे कर दी गई थी और सीधे भट्ठे में डाल के जला दिया गया था। तो ये कैसे क्या हुआ था वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे उनमें से एक दो लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने मुझे ये पूरा वर्णन किया था, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसी हत्याकांड में एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने पूरा रिपोर्ट किया था, उनसे मेरा सीधा संपर्क था। उन्होंने मुझे जो बताया, तो मुझे लगता है कि हर शनिवार एक इस तरह का कोई सब्जेक्ट लेते हैं और बताते हैं। तो कल मिलते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, एक दिन रह गया है, पता नहीं आईफोन आप ही का हो, और फिर मिलते हैं।